सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम। इस हंसी मौसम में आज हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। पहला, मैंने BS6 हैरियर की जगह BS4 क्यों ली, स्पेशली जब मुझे पता था कि BS6 हैरियर आने वाली है। और दूसरा, मैंने हैरियर ही क्यों ली अगर मेरे पास हेक्टर, क्रेटा, सेल्टोस या कंपस जैसे लाजवाब और शानदार ऑप्शंस थे। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड लेट्स रोल। सो आज की वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं अपने सेकंड क्वेश्चन से, वाई हैरियर। क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है BS4 वर्सेस BS6, एक तो वो आज की डेट में ना ज़्यादा इरेलीवेंट नहीं है जब ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ BS6 हो चुकी हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो वीडियो उन लोगों के लिए होगा, वो क्वेश्चन जो लोग ना मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या जो पूरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन के अंदर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो न्यू कार बायर्स हैं उनको कुछ टिप मिल जाए अपनी अगली परचेज़ के लिए। तो अगर आप चाहो तो पूरा वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज़ जो पहला क्वेश्चन है जो मैं पहले आंसर करूंगा, सेकंड क्वेश्चन वाई हैरियर, वो इस वीडियो में ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। सो अगर मैं बात करूं मैंने हैरियर क्यों ली कंपेयरिंग विद ऑल द कंपटीशन, तो सबसे पहले देखते हैं कि हैरियर किस प्राइस ब्रैकेट में आती है। एंड जो मैं समझता हूं हैरियर का प्राइस ब्रैकेट है तकरीबन 15 से 25 लाख रुपए वाला। 30-40 हज़ार ऊपर नीचे होता है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, इतना तो बंदा खींच ही लेता है मोस्टली। एंड 15 से 25 के बीच मैं समझता हूँ हैरियर फॉल करती है, अगर आप इसके सारे वेरिएंट्स ऑटो मैनुअल वो सब पकड़ के देखो, ठीक है। तो मेरा ये मैनुअल वेरिएंट है XZ डार्क एडिशन, एंड BS4 में ये टॉप वेरिएंट आता था। BS6 के अंदर इसके ऊपर एक और वेरिएंट निकाल दिया गया है जिसके अंदर ऑटोमेटिक सीट्स हैं, सनरूफ है। तो यस, कुछ मेजर चेंजेस भी हैं लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रीमियम भी देना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ वाई हैरियर अमंग द कॉम्पिटिशन। सो हम देख लेते हैं कि 15 से 25 के सेगमेंट में ना हमारे पास और कौन सी गाड़ी है जो साइज़ के हिसाब से कम्पीट करती है, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म फैक्टर के हिसाब से कम्पीट करती है। एंड नंबर 3, कम्पीट करती है प्राइसिंग के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास 7-8 गाड़ियाँ हैं आई गेस। सबसे पहले तो क्रेटा, उसके बाद आती है मेरे पास सेल्टोस, फिर है हेक्टर, देन वी हैव द जीप कंपस। ये 4 गाड़ियाँ जहाँ पर सब लोग इनको कंपेयर करते हैं। 5वीं गाड़ी अगर मैं बात करूँ जिसके बारे में मैंने सोचा था, इट वॉज द XUV 500। 6ठी गाड़ी जिसका मैंने सोचा था, इट वॉज हेक्सा। 7वीं गाड़ी इनोवा। देन इसके बाद 3 गाड़ियाँ और आती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंपैरिजन में नहीं है, बट स्टिल आई विल काउंट इट बिकॉज वो प्राइसिंग के हिसाब से आती है। वैसे तो इनोवा भी कंपैरिजन में नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा मैंने उसको क्यों लिया साथ में। तो हमारे पास है इसूजू D-Max V-Cross जो आती है, एंड देन हमारे पास 2 गाड़ियाँ बचती हैं, होंडा सिविक एंड स्कोडा ऑक्टाविया। दीज वर द कार्स जिन पर मेरी टोटल नज़र थी उस टाइम पर जब हमने ये गाड़ी परचेज़ करनी थी मेरे फादर ने, ठीक है। तो मैंने ये सारी गाड़ियाँ चेक करी थी, एंड इसमें ऑनेस्टली बता रहा हूँ कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जिनके बारे में मैंने बस पढ़ा, देखा, उनको फटाफट से मैं रूल आउट कर दूंगा। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ ऑक्टाविया एंड सिविक की, तो इन 2 गाड़ियों को मैंने सबसे पहले रूल आउट किया था बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। पहला रीज़न तो ये था कि ये आ जाती है सेडान, और मैं SUV गाड़ी का मेरा ना थोड़ा सा मन बन चुका था कि यार अब इतने पैसे अगर हम लगा रहे हैं तो इसने में, जैसे इंडिया में होते हैं ऊंची गाड़ी लेते हैं, तो आई एम नॉट ऊंचाई का बहुत ज़्यादा मैं प्यारा नहीं हूँ। मतलब मुझे ये नहीं था कि स्कॉर्पियो ले लेता हूँ मैं, सबसे ऊंची गाड़ी है, या मेरे को हमेशा से सफारी पसंद हो क्योंकि वो सबसे ऊंची गाड़ी है, ठीक है। मेरे को बस फीलिंग आई कि व्हेन यू हैव एन ऑप्शन मे बी लाइक गो बिग, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ थोड़ी सी सेफ भी रहती हैं। दूसरा रीज़न था उन गाड़ियों को रूल आउट करने का कि उनकी जो जनरल मेंटेनेंस है, खासकर ऑक्टाविया की, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। एंड सिविक, जब मैंने गाड़ी खरीदनी थी ना, तो सिविक मुझे BS6 मिल रही थी, BS4 नहीं मिल रही थी। तो उसका जो स्टार्टिंग प्राइस था टॉप मॉडल का, वो अराउंड 24-25 का था, ठीक है। तो मैंने 24-25 उस टाइम पर इस गाड़ी पे नहीं खर्चा, तो ऑक्टाविया एंड सिविक मैंने यहाँ बाहर कर दी। देन आती है इसूजू D-Max V-Cross जो गाड़ी है। उस गाड़ी में इशू छोटा सा मुझे क्या लगा, 2 इशू। एक तो उसकी सर्विस अमृतसर के अंदर बहुत ज़्यादा ऑसम नहीं है, ठीक है, पहली बात। और दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या है, आई एम नॉट सो श्योर उसका शोरूम भी यहाँ पर है कि नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, मैंने कभी देखा हो, ठीक है। तो वो किसके थ्रू मिलेंगे मुझे पता नहीं। दूसरा उसका इशू क्या है कि वो ना इट इज़ नॉट द बेस्ट प्राइमरी कार, आई विल से। अगर आप उसको एज अ सेकेंडरी कार रखते हो तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी गाड़ी है, आपकी वो बहुत काम आ सकती है। लेकिन अगर आपने उसको प्राइमरी कार लेना है ना, कि मेरे पास एक ही गाड़ी हो बड़ी और मैं वो इसूजू ही ले लूँ, तो मेरे को लगता है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे पास पहले डस्टर होती, सफारी होती, और फिर मैं उस गाड़ी को लेता तो मैं सोचता, राइट। लेकिन क्योंकि मैंने प्राइमरी मेन कार लेनी है अपने सारे पर्पस के लिए, तो मैं वहाँ पर इसूजू को कंसीडर नहीं करूँगा, और मैं किसी को बोलूँगा भी नहीं कि आप प्राइमरी कार के तौर पे इसूजू या थार ले लो, राइट। दोज आर नॉट प्राइमरी कार्स इन माई ओपिनियन। जो लोग रेगुलर बेस पे चलाते हैं भाई बहुत अच्छी बात है,
ठीक है। लेकिन आप अगर उसको इससे कंपेयर करो, चाहे उसकी कैपेबिलिटी ऑफ रोडिंग पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ऑन रोड हाईवे स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग अगर मैं काउंट करूँ तो वी नो द फैक्ट्स ना कि कंफर्ट इस गाड़ी का ज़्यादा है, सेफ्टी वाइज हो सकता है ये गाड़ी थोड़ी सी उससे बेटर निकले। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो फैमिली को चाहिए वो इन गाड़ियों के अंदर है, वो Isuzu D-Max आपको एकदम से नहीं दे सकती, तो वो मैंने वहाँ पर रूल आउट कर दी। देन कम्स द इनोवा। इनोवा मैंने क्यों नहीं ली, उसके दो कारण थे। एक तो इनोवा बहुत ही बड़ी गाड़ी है, राइट, तो एट 4700 mm उसको संभालना ना रोज़ का काम नहीं है, मतलब आसानी वाला काम नहीं है। तो मेरे घर में इतनी जगह भी नहीं थी एट दैट टाइम कि मैं इनोवा लगा सकूँ आराम से, ठीक है। एक तो ये इशू था। हैरियर मेरे घर में फिट हो जाती है जहाँ पर मैं इंडिका लगाता रहा हूँ, लेकिन इनोवा की मेरे घर में जगह नहीं है, और हम जहाँ रहते हैं वो भी समहाउ इतना स्पेशियस प्लेस नहीं है कि जहाँ पर इनोवा को बहुत आराम से खड़ा किया जा सके। दूसरा जो मेजर इशू था इनोवा के अंदर, जो मुझे लगता था वो एक्सपेंसिव गाड़ी है यार। मैंने इंडिका का बेस मॉडल रखा है, तो मेरे को मन में था कि हम जो भी गाड़ी लेंगे अब उसका टॉप मॉडल लेंगे। तो इनोवा का जो टॉप मॉडल था 2.8 लीटर वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, वो 27-28 तक पहुंच जाता है। और टोयोटा में आपको कोई डिस्काउंट्स भी इजीली नहीं मिलते, बिकॉज इट इज़ टोयोटा, वो ऑलरेडी वेटिंग पर होती है गाड़ी, ठीक है। देन बिकती बहुत ज़्यादा है, तो टोयोटा परवाह नहीं करता, राइट। तो ऐसे में ना डिस्काउंट था और वो महंगी बहुत थी, प्लस इट वाज अ वेरी बिग कार फॉर माई नीड। और एक पॉइंट ये भी है जो कुछ लोग कंसिडर करते हैं, मैं भी कहता हूँ कंसिडर करो आप एक वाइज डिसीजन के लिए, कि अगर आपकी फैमिली में 7 लोग हैं ही नहीं तो आप इतनी बड़ी गाड़ी लेकर करोगे क्या। और मेरी फैमिली में राइट नाउ एट द मोमेंट हम 3 लोग हैं, मेरे फादर, मेरे मदर और मैं। तो 3 लोगों के लिए मैं इनोवा लेकर रख लूँ, अगर मेरे पास पैसा होता तो देखो समझ में आता है भाई, पैसा होता है बंदा कुछ भी करता है, बट क्योंकि मैंने एक गाड़ी लेनी है मेरे पास, मैं उसको बार बार चेंज भी नहीं करूँगा, तो मेरे को लगा कि इनोवा मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर 3 पीपल, या कल को मेरी शादी अगर होती है कभी भी तो 4 लोग हो जाएंगे, तो इट इज़ नॉट द वेरी बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो हैं हेक्सा एंड XUV 500, जो 2 मेन ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं जो मैं रोल आउट करने वाला हूँ। उसका रीज़न क्या है, अगेन 2 रीज़न थे मैंने हेक्सा नहीं ली। एक तो पहली बात उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। हेक्सा मुझे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इट इज़ अ वेरी गुड कार। दिमाग ख़राब है टाटा वालों ने, उन्होंने बंद कर दी, ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, बेवकूफ़ लोग हैं टाटा वाले। इनकी कोई गाड़ी बिकने लायक होती है उसको बंद कर देते हैं, जो नहीं बिकता होता उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो मतलब जेनॉन का कोई अपग्रेड निकालो भाई, उसको Isuzu के बराबर टक्कर वाला बनाओ, नहीं जी हम इसको ऐसे ही बेचेंगे कड़ुक्का सा। और हेक्सा इतनी अच्छी गाड़ी उन्होंने बंद कर दी। तो हेक्सा का मेरा बहुत मन था, लेकिन पहला इशू क्या था, हेक्सा की अवेलेबिलिटी नहीं थी जनवरी के अंदर, मतलब बहुत ही कम जगह पर अवेलेबल थी। तो मैं इतना हैजल के मूड में नहीं था कि कहाँ ढूंढता फिरूँ यार वो गाड़ी। दूसरा उसका रीज़न क्या था, प्राइसिंग उसकी ऑलमोस्ट हैरियर के बराबर मिल रही थी, बिकॉज द कार वॉज गेटिंग डिसकंटिन्यूड, तो उसकी प्राइसिंग का इतना इशू नहीं पड़ रहा था मुझे। बट मेन इशू क्या था, मेरी मन में गाड़ी थी टॉप मॉडल लेना है, और टॉप मॉडल में हेक्सा जो आती है 4x4 उसका फिर 4x4 वाला खर्चा है। तो वो मेरे को लग रहा था कि क्या मैं 4x4 गाड़ी लूँ या ना लूँ। एंड जब मैं सोचता हूँ 4x2 का, तो हेक्सा स्टिल इज़ अ वेरी गुड कार, लेकिन फिर मेरे को लगा 4x2 में हेक्सा से बेटर मे बी हैरियर है, ऐसा मेरे को लगा, क्योंकि लुक्स, बाहर से लुक्स में हैरियर का कोई कंपटीशन आपको पता है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने हेक्सा को रूल आउट कर दिया। अवेलेबिलिटी द मेन इशू कि भाई हर जगह पर नहीं थी, तो कुछ पुराने पीसेस पड़े हुए थे, कुछ टेस्ट ड्राइव यूनिट्स थी, वो इशू था पहला। और दूसरा इशू था 4x4 है तो खर्चा उसका ज़्यादा होगा, तो लेट अस अवॉइड इट, क्योंकि मैंने पहले कभी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं ली है। अब आती है XUV 500। तो XUV 500 भी ऐसे ही 2 सिमिलर रीजंस थे। पहली बात, XUV 500 वाज अ वेरी ओल्ड कार, वो कब से बिकती आ रही है, 2000 मेरे ख्याल से 10 या 11 में लॉन्च हुई XUV 500, 11 में। और 2011 से XUV 500 का जो इंटीरियर है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, तो मेरे को लग रहा था कि यार एक डेटेड गाड़ी है। दूसरी बात, एवरी गुड रिव्यूवर नोज XUV 500 के जो ड्राइविंग डायनामिक्स हैं, हाईवे पे जो स्टेबिलिटी है महिंद्रा गाड़ियों की, सभी की मैं कहूँगा, वो इतनी ज़बरदस्त वाली नहीं है। मेरे को फीलिंग आती है पर्सनली कि टाटा कार्स आर बेटर। सफारी चलने में स्कॉर्पियो से अच्छी है, हेक्सा चलने में XUV 500 से अच्छी थी। तो ऐसे में मेरे पास, जब मुझे पता है कंपनी है टाटा जिसने हाईवे को नेल कर रखा है अपने हिसाब से, मैं नहीं कह रहा बहुत बेस्ट है, लेकिन महिंद्रा के मुकाबले मेरे को लगता है टाटा गाड़ियों की स्टेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने उसको XUV 500 को रूल आउट कर दिया। अगेन जो रीज़न आपको बता चुका हूँ, पहली बात उसकी जो इंटीरियर डेटेड हो रखा है, और दूसरी बात है कि स्टेबिलिटी मुझे महिंद्रा की कोई बहुत औसम नहीं लगती। अब बची हमारे पास 4 गाड़ियाँ, कंपस, हेक्टर, सेल्टॉस एंड क्रेटा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कंपस टॉप वेरिएंट इट वाज एक्सपेंसिव, ठीक है। प्लस दूसरी बात, मेरे को था कि यार गाड़ी जो मैं ले रहा हूँ ना वो स्पेशियस हो अंदर से, तो मैं हर किसी को यही बात बोलता हूँ, और जो लेना चाहता है कंपस उसको भी मैं यही बोलूँगा अभी भी, भाई कंपस इज़ अ वेरी गुड 4 सीटर कार, इट इज़ नॉट अ 5 सीटर कार,
ठीक है। वो 4.5 सीटर मैं कह सकता हूँ कि बीच में बच्चा बैठा लो, 5 लोगों के लिए वो गाड़ियाँ कंजस्टेड होकर लोग बैठते हैं। अगर आप बोलो ना हम तो ट्रैवल कर लेते हैं, तो आप पीछे ना देखा करो, लोगों के कंधे आपस में टच होकर मतलब स्क्वीज हो रहे होते हैं। टच तो इसमें भी होते हैं, उसमें तो स्क्वीज हो जाते हैं कंधे, तो यार वो मुझे मज़ा नहीं आता उसका, ठीक है। मैं पर्सनली उस कार के फेवर में नहीं हूँ। अगेन सेकेंडरी कार लूँगा तो कोई छोटी सी ले लूँगा मैं गाड़ी कभी, जिसमें स्पेस ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं। प्राइमरी कार मुझे लेनी है अपने फ़न के लिए या अपनी ड्राइविंग के लिए, मतलब जहाँ पर मुझे मज़ा आया, मैं ट्रिप्स वगैरह पे जाऊँ, तो देन मैं कंपस को रेकमेंड नहीं करता। इट इज़ अ स्मॉल कार, ठीक है। प्लस हाँ, एक्सपेंसिव तो वो है ही, देखो अपने बजट से बाहर है, उसका भी टॉप मॉडल 27-28 का आता है। अब हम और पीछे आते हैं तो हमारे पास रहेगी 3 गाड़ियाँ, हेक्टर, क्रेटा एंड सेल्टोस। तो मैंने ये 3 गाड़ियाँ कंसीडर क्यों नहीं करी। बात करते हैं क्रेटा एंड सेल्टोस की, तो मैं इन दोनों गाड़ियों को ना ऑलमोस्ट एक जैसा रखूंगा। हालांकि दोनों गाड़ियों में डिफरेंस है, एंड मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा सेल्टोस की ही रहेगी क्रेटा के मुकाबले। अगर मुझे क्रेटा कोई फ्री में गिफ्ट करेगा ना, तो वो क्रेटा मैं बेच के सेल्टोस ले लूँगा। मतलब मुझे क्रेटा से नफरत नहीं है, लेकिन सेल्टोस मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रेटा सेल्टोस क्यों नहीं खरीदी, बिकॉज एक तो जब मैंने हैरियर लेनी थी ना, उस टाइम पर क्रेटा का पुराना वर्जन था, नया वर्जन मार्केट में था नहीं, तो ऑब्वियसली बात है मैं वो वाली क्रेटा नहीं लेने लगा जो मुझे पता है चेंज होने वाली है। दूसरी चीज़, मैंने सेल्टोस क्यों नहीं ली, बिकॉज सेल्टोस एक तो मुझे दैट टाइम, क्योंकि वो BS6 आती थी और ये BS4 थी, तो टॉप मॉडल था वो सेल्टोस का, हैरियर से मुझे महंगा पड़ रहा था। दूसरा रीज़न सेल्टोस ना लेने का था कि उस गाड़ी में मेरे को ना स्पेस कम लग रहा था, एंड अगर हम हैं सरदार लोग, तो ऐसे केस के अंदर भाई स्पेस का तो हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने पगड़ी पहननी है तो मुझे एक इनफ हेडरूम चाहिए ताकि मेरी पगड़ी ऊपर टच ना करे। इसके अलावा अगर मैं सरदार हूँ तो देर आर चांसेस कि मेरे दोस्त वगैरह, खासकर पंजाब में देर आर चांसेस कि मेरे दोस्त वगैरह या मेरे रिश्तेदार भी सरदार होंगे, तो वो भी पगड़ी पहनेंगे। अब अगर किसी की हाइट ज़्यादा होगी तो उसकी पगड़ी ऊपर टच करेगी, तो मैं कल को किसी बंदे से ये नहीं सुनना चाहता कि भाई तेरी गाड़ी में जगह नहीं है, राइट। एंड स्पेस एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे को दिल पे लग जाता है, बिकॉज मैंने इंडिका विस्टा रखी है इससे पहले, तो इंडिका विस्टा में ना जगह बहुत ही ज़्यादा है। तो हम यार दोस्त जब घूमने जाते हैं और हमने गाड़ी के अंदर कुछ खाना वगैरह होता है ना, तो उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इजी है, तो मुझे उसके अंदर बहुत मज़ा आता है। और मेरे को नहीं था कि कोई मुझे ऐसा बंदा बोले कि यार इस कार में जगह नहीं है सेल्टोस में, तो इसलिए मैंने सेल्टोस और क्रेटा को अवॉइड किया। अदरवाइज अगर मुझे एक स्टेप कार नीचे लेनी होती तो मैं डेफिनेटली सेल्टोस लेता, कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसका प्राइस सही हो। उसका प्राइस एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा था, या ये कह लो हैरियर सस्ती थी बिकॉज BS4 था वो। अब आ जाते हैं हेक्टर की तरफ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों का रहता है, बिकॉज हेक्टर इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड कार। हेक्टर बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन मैंने फिर हैरियर क्यों लिया अगर मुझे हेक्टर पसंद है तो। देखो यहाँ पर ना आपको स्ट्रेंथ चूज़ करनी पड़ेगी, किस गाड़ी में आप क्या देखते हो, ठीक है। हैरियर की अपनी स्ट्रेंथ है और हेक्टर की अपनी स्ट्रेंथ है। मैं स्ट्रेंथ वो नहीं कह रहा बिल्ड क्वालिटी ये टाटा ज़बरदस्त देश का लोहा, वो बात नहीं कर रहा मैं। स्ट्रेंथ मीन्स किस मामले में हैरियर बेटर है, किस मामले में हेक्टर बेटर है। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ निकालूँ, फीचर्स के अंदर हेक्टर मच बेटर कार देन हैरियर। अगर आपको सिर्फ फीचर चाहिए, बटन करो ऐसा हो गया, AC को बात करके कंट्रोल करो, AC वैसे इसमें भी चलता है बात करने से तो, लेकिन आप टच स्क्रीन बड़ी मिल जाती है ना, आप उस पर ऐप्स चला रहे हो, सावन और वो सब ऐप्स इस पर भी चलती है, लेकिन आप उसको बड़ा सा टच स्क्रीन देख रहे हो, आप सबसे बड़ी सनरूफ देख रहे हो उसके ऊपर, जो कि अब आई है, पहले नहीं थी हैरियर के अंदर जब मैंने ली थी, राइट। देन आपको पीछे वो इलेक्ट्रिक टेलगेट भी शायद आपको हेक्टर में मिल जाता है। तो डेफिनेटली यस, फीचर वाइज वो गाड़ी इससे ऊपर है, ये मैं अभी भी बोलूँगा। आज की हैरियर को अगर मैं कंपेयर करूँगा तब भी मैं ये कहूँगा BS6 को भी, कि हेक्टर जितने फीचर आपको हैरियर में नहीं मिलते। उसके अलावा अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो यस, हेक्टर फील्स अ बिट मोर स्पेशियस। आप एक सेम सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि हेक्टर में जगह बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके पास है हेक्टर, फिर तो आपको लगेगा सबसे ज़्यादा जगह उसी के अंदर है, क्योंकि मालिक को हमेशा अपनी गाड़ी बेस्ट लगती है। मुझे लगता है कि हैरियर से ज़्यादा कंफर्टेबल कार कोई नहीं है, ठीक है। उसी हिसाब से हेक्टर में स्पेस अच्छा है। तो ये 2 प्लस पॉइंट्स हैं हेक्टर के, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तीसरा हेक्टर का बढ़िया पॉइंट कह लो, ये डिपेंड करता है। देखो जो पहले 2 पॉइंट है वो तो फैक्ट है, इसकी फीचर अच्छे हैं और स्पेस ज़्यादा, ये तो फैक्ट है ना, आप नाप लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा एक ऐसा पॉइंट है जो डिपेंड करता है इंडियन मेंटालिटी के ऊपर, कि लोगों को लगता है टाटा इज़ नॉट अ गुड ब्रांड और MG बाहर का ब्रांड है, ठीक है, चाइना से आया है या ब्रिटिश का ब्रांड था, उसकी हिस्ट्री ब्रिटिश वाली है, तो मे भी शायद वो अच्छा ब्रांड है। तो ये एक फीचर है, मतलब एक एस्पेक्ट है जहाँ से कुछ लोग हेक्टर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर मैं हैरियर की बात करूं तो यहाँ पर उसी तरह का एस्पेक्ट जो मिलता जुलता है ब्रांड वाला, ये देश का ब्रांड है, तो कुछ लोग हैरियर इसलिए लेते हैं बिकॉज उनको वोकल फॉर लोकल का मज़ा आता है कि भाई हम अपने देश की कार चलाएंगे। अच्छी बात है, चलानी चाहिए आपको। उसके अलावा जो दूसरा इसका प्लस पॉइंट है हैरियर का, लुक्स। लैंड रोवर ने अपना प्लेटफॉर्म इसको क्या कॉपी करा दिया इन्होंने, तो मतलब ज़बरदस्त गाड़ी बना दी है भाई। देखने में मेरे को पर्सनली लगता है कि हैरियर का कोई तोड़ नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
हैरियर की लुक्स मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि मेरे पास ये गाड़ी इसलिए, मैंने जब गाड़ी नहीं ली थी, जब मैंने जनवरी 2019 में एक वीडियो डाला था हैरियर का, मैंने उस टाइम भी बोली थी कि ये गाड़ी देखने में बहुत ही बेजोड़ है। तो लेने से 1 साल पहले मैंने बताई थी ये बात कि ये कार बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और तब मुझे पता नहीं था कि मैं हैरियर ले लूँगा कभी ना कभी आगे जाके। ये बस कह लो जैसे मर्जी ताड़े जुड़ गई और हमने हैरियर ले ली। तो लुक्स मुझे इसकी शानदार लगती है। तीसरी चीज़ जो मुझे हैरियर की बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जहाँ पर हेक्टर अकॉर्डिंग टू मी फेल है, हाईवे स्टेबिलिटी उस कार की इस कार के मुकाबले कुछ नहीं है। वो ऐसे चलती है, डोलती है वो गाड़ी एकदम से ना, मतलब मैं नहीं कह रहा उसका स्टीयरिंग हिलता रहता है, स्मूथ है स्टीयरिंग, ऐसे फालतू नहीं डोलती, बट हल्का सा बम्प आता है तो वो कार जंप ज़्यादा करती है। देन जब आप कट करते हो तो उसमें बॉडी रोल बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके डायनामिक्स इतने अच्छे नहीं है कंपेयर टू हैरियर। तो ये एक पॉइंट लगता है मुझे जहाँ पर मैं कभी भी हेक्टर रेकमेंड नहीं करूँगा किसी ऐसे बंदे को जिसको हाईवे पे गाड़ी बहुत ज़्यादा चलानी है। शहर में इट इज़ अ गुड कार, वेरी गुड कार। अगर आप शहर में ज़्यादा चलाते हो तो आप हेक्टर ले लो, आपके पास फीचर भी ज़्यादा है, आपको मज़ा भी आएगा, और शहर में उसकी मैन्यूवरेबिलिटी इट इज़ गुड, ठीक है। पर हाईवे पे ये कार बेटर है। अब मैं पर्सनली हाईवे को ज़्यादा प्रेफर क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरी थिंकिंग क्या कहती है कि ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं हाई स्पीड पे। आपने कभी देखा कि किसी बंदे का 20 की स्पीड पे जा रहा था, कार में एक्सीडेंट हो गया? इमेजिन करो कोई बंदा 20 पे जा रहा है एसयूवी के अंदर, उसका एक्सीडेंट हो जाए और बंदा ऑफ, ऐसा कभी नहीं ना होता। लेकिन हाईवे के ऊपर जब गाड़ी 100 पे जा रही होती है तो भगवान ना करे कुछ भी हो सकता है, और 100 एक ऐसी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा, उसमें कोई भी गाड़ी कैसे भी रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 100 पे कोई गाड़ी जाएगी तो वो गाड़ी पलट नहीं सकती है, कुछ भी हो, ठीक है, मतलब इट इज़ अ गुड स्पीड। तो ऐसे केस में क्या होता है, मैं समझता हूँ कि जो गाड़ियाँ हाईवे के ऊपर ज़्यादा स्टेबल हैं, हाईवे स्टेबिलिटी या हाई स्पीड स्टेबिलिटी जिनकी अच्छी है ना, दोज कार्स आर अ बिट सेफ। मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था इस चीज़ के ऊपर कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं गाड़ी के जो सेफ्टी से डायरेक्ट लिंक नहीं करते लेकिन कनेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल फीडबैक स्टीयरिंग का, आपको पता चलता है कि आप कितनी स्पीड पे कितना फीडबैक देके कितनी गाड़ी को मोड़ रहे हो, तो आपको ध्यान रहता है कि मैंने गाड़ी को शायद ज़्यादा झटका दे दिया है। इसके अलावा जो स्टेबिलिटी है, तो ये कुछ फीचर्स होते हैं जिनका लोग ध्यान नहीं रखते, और मैं पर्सनली अगर मैं वीडियो बनाता हूँ इन चीज़ों का तो भाई मैं ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो मेरे को था ऐसी गाड़ी होनी चाहिए जिसको हाईवे पर चलाने का मज़ा है, और वो मज़ा ऑनेस्टली स्पीकिंग हैरियर में है, राइट। मेरी गाड़ी BS4 है तो ये 140 bhp है, और हेक्टर पहले से 170 bhp आती है। तो कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा पावर होने से ज़्यादा मज़ा आता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ज़्यादा पावर से ज़्यादा मज़ा कभी भी नहीं आता, वो सेकेंडरी चीज़ है अगर आप पावर हंग्री हो तो, ठीक है। ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आपकी गाड़ी आपको फीडबैक देती है, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज़ अ डीजल कार, तो डीजल कार के अंदर टॉर्क ज़्यादा मैटर करता है, bhp मैटर कम करता है। हेक्टर की हाई स्पीड जो होगी, टॉप स्पीड, वो डेफिनेटली इस हैरियर से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना वेट उसके अंदर डाल रखा है, वेट के हिसाब से आपकी स्पीड होगी। अदरवाइज जहाँ तक टॉर्क की बात आती है तो दिस कार पुल्स वेरी नाइसली, ठीक है। कार ने पिक करना शुरू कर दिया है नियरली 1500 RPM से, बहुत आराम से, तो मुझे कोई इशू नहीं लगता, और मैं छठे गियर पे हूँ अभी, राइट। तो इसलिए मेरे को पावर वाइज इस कार में कोई कमी नहीं लगती, तो मुझे पावर वाइज इस कार में कोई कमी नहीं लगती। सिर्फ इशू हेक्टर के मुकाबले यही था कि इसमें फीचर कम थे, और इसके अंदर वो एक सनरूफ का जो मज़ा होता है ना, एक एक्स्ट्रा स्पार्कल ऐड कर लेते हो अपनी कार के अंदर, कोई बैठता है अरे वाह क्या बात है, ठीक है, तो उतनी फीलिंग आती है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे को पर्सनल, मेरा जो दिल कहता था मैं हैरियर की तरफ था। सी एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा आप लोगों को, कोई भी अगर आप गाड़ी ले रहे हो ना, चाहे वो किसी नई कंपनी की कार है, पहला ऑप्शन, या वो ऐसी कंपनी की कार है जो कंपनी तो पुरानी है लेकिन उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल टाटा, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप एक ऐसी गाड़ी लो जिसकी आपके शहर में या आपके शहर के पास में ही, लाइक इन 50 किलोमीटर का रेडियस, उसके 2 शोरूम हो, 2 वर्कशॉप हो या 2 एजेंसीज हो, ठीक है। एंड MG की यहाँ पर कोई MG का यहाँ पे कोई शोरूम नहीं है, अमृतसर में MG की कोई वर्कशॉप नहीं है, एंड जो नियरेस्ट है MG वो है तकरीबन 90 किलोमीटर दूर जलंधर में। तो मेरे को लगा यार मैं एक ऐसी गाड़ी ले लूँ जिसका यहाँ पे शोरूम नहीं है, जिसकी सर्विस नहीं है, कल कोई इशू आएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। इसके अलावा एक सर्विस का पॉइंट भी है जो मैंने कंसिडर किया था, लेकिन मैंने 2 चीज़ें देखी यार। एक तो मेरे को टाटा की गाड़ी रखे हुए ना थोड़ा टाइम हो गया है, तो मुझे ना थोड़ा सा आइडिया है कि टाटा की गाड़ियों में किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं बता दूंगा कि इस फिएट के इंजन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जस्ट एक आइडिया कि टाटा में मुझे पता है ये हरकतें होती है, जैसे वो पैनल गैप कभी छोड़ देंगे, कभी कुछ करेंगे, ऐसा वैसा। तो एक तो मुझे उस चीज़ का एक्सपेक्टेशन पहले से, मतलब मैं तैयार हुआ अगर कल को ऐसा होता है तो। दूसरी बात, टाटा के मेरे शहर में ना सर्विस सेंटर मेरे ख्याल से 3 है,
तो ऐसे केस में मुझे पार्ट्स का इशू थोड़ा सा कम आएगा। इसके अलावा जलंधर में भी उसकी सर्विस हो जाती है। देन लुधियाना में जहाँ से मैंने कार ली है वहाँ की सर्विस भी बहुत ज़्यादा बेटर है, जो मैंने अब तक सुना है, लोगों से फीडबैक देखा है। तो इसलिए मुझे लगा कि टाटा या जैसे तैसे करेंगे, चाहे सर्विस बेकार भी हो, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि इतने मेरे कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं आज की डेट में, ठीक है। प्लस बाहर के मैकेनिक्स को मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। उसके अलावा अगर मैं कभी बाहर भी कार ठीक कराता हूँ तो मैं गाड़ियों को इतना समझता हूँ कि मेरे को लगता है, एक आइडिया लगता है मुझे कि भाई हम गाड़ी की माँ बहन तो नहीं होने देंगे बाहर से, इतना तो हम खुद भी ध्यान रखेंगे ही। तो ऐसे केस में मेरे को लगा कि भाई हैरियर अगर मैं लेता हूँ तो मे बी आई कैन मैनेज इट। अगर उसकी सर्विस मुझे बहुत शानदार नहीं भी मिलती तो भी मेरे को लगा कि इसको हम मैनेज कर सकते हैं, गाड़ी को लेते हैं और आराम से यूज़ करते हैं। सो सर्विस वाज नॉट द इश्यू फॉर मी। लेकिन हेक्टर का मुझे लगता था कि भाई उसका यहाँ पे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक है। देन इट इज़ अ बिगर कार। तो जब मैं सारे पॉइंट देखता था, मुझे हेक्टर के मुकाबले हैरियर अपने केस में थोड़ी सी बेटर कार लगती थी। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, BS4 वर्सेस BS6। मैंने BS6 हैरियर का वेट क्यों नहीं किया? तो अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और पीछे खींचूँ, या ये कहाँ से शुरू हुआ कार लेने का सिलसिला, पिछले साल हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी, जेन एस्टिलो और इंडिका विस्टा। दोनों गाड़ियों के रिव्यूज़ चैनल पर है। जेन एस्टिलो हमने ली थी 2007 में, मेरे पापा ने ली थी और उन्होंने चलाई जम के। इट वॉज़ अ वेरी गुड कार। और इंडिका मैंने ली थी, मेरे घर वालों ने मुझे लेकर दी थी 2012 के एंड पे। तो आप लगा लो 2013 से इंडिका मेरे पास है। और वो मैंने ली थी क्योंकि मेरे को ट्रैवल करने का बहुत शौक था और मेरा काम थोड़ा सा ट्रैवल इन्वॉल्व करता था। तो घर वालों ने मुझे अलग से गाड़ी लेकर दे दी। दे आर सो मच कंसिडरेट फॉर मी। तो हमारी जेन जब ठीक ठाक टाइम हो गया था तो लास्ट ईयर हमने सोचा इसको अब फ्री कर देते हैं। तो पिछले साल हमने अपनी जेन एस्टिलो बेच दी एंड हमारे पास एक ही गाड़ी थी, इंडिका। एंड मेरे को ना कई बार फील होता था कि अपने पास एक दूसरी गाड़ी होनी चाहिए, बिकॉज मेरे को भी ट्रैवल करना होता है, डैड को भी ट्रैवल करना होता है। तो मैंने मन बनाया कि क्यों ना बाइक ली जाए, बिकॉज बाइक मैंने कभी नहीं रखी। सो मेरे को बाइक में जो पसंद आया वो थोड़ा सा मेरे लिए एक अपर वेरिएंट की बाइक थी, अपर बजट की। इट वाज द 650 ट्विन ऑफ रॉयल एनफील्ड। मैं चाहे इंटरसेप्टर लेता, चाहे मैं लेता GT, मैंने उसमें मना रखा था, राइट। और मैंने सोचा इस गाड़ी को लेते हैं, थोड़ा पैसा वैसा जोड़ के। एंड जनवरी में मेरे को फील हुआ कि BS4 टू BS6 का ट्रांजिशन शुरू हो गया है, तो अब जाकर बाइक ले लेते हैं, अपने थोड़े से पैसे बच जाएंगे अगर हमको BS4 बाइक मिल गई तो। एंड मैंने बाइक देखना शुरू किया तो मुझे एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ क्या मिली कि भाई बाइक्स ख़त्म हो रखी हैं। GT 650 या इंटरसेप्टर पूरे पंजाब में किसी के पास भी नहीं है BS4 की बाइक। तो मेरे को अब BS6 ही लेनी पड़ेगी। और BS6 लेने का मतलब है अब मुझे BS4 बाइक पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, BS6 का जो इंक्रीज्ड प्राइस आएगा उसी पर मुझे बाइक लेनी पड़ेगी। तो आई वॉज अ बिट डिसहार्टन्ड फॉर दैट थिंग। तो मैंने घर आके बात करी, मैंने कहा देखो भाई ऐसा है कि अब तो बाइक का ऑप्शन चला गया, भाई बाइक तो सस्ते में मिलने रही है, अब हम कार ले सकते हैं, क्या कार पे पैसे बचाने हैं कि नहीं बचाने। सो माई फादर बीइंग वेरी जनरस सेड कि ठीक है तू देख ले कौन सी गाड़ी आजकल ठीक है और ठीक ठाक बजट में ले लेते हैं। एंड बीइंग वेरी फ्रैंक, हमारा बजट उस टाइम पर ना हमारा था कि जेन एस्टिलो बेची है तो वैसी ही कोई गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट फीगो, फ्री स्टाइल या अल्ट्रोज। तो अल्ट्रोज पर मेरी नज़र बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि उस टाइम पर नई आई थी। एंड दूसरा टाटा, तीसरी बात है अल्ट्रोज की लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। टाटा से मेरा ऐसे कोई देश प्रेम वाला फीलिंग नहीं है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, अपने कंट्री की कार लो। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत बात है, पर देखो मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं इन फैक्टर को ऊपर रखूँ। पहला मैं VFM देखता हूँ, जो मेरे काम की चीज़ है अपन वो खरीदेंगे। उसके बाद मे बी मैं, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो हाँ हम देश वाली गाड़ियों पर पूरा पैसा लगाएंगे, भाई अपने घर की बनी हुई चीज़ लेंगे, ठीक है। तब सेकेंडरी, प्राइमरी के तौर पे नहीं। तो मैं देखता हूँ VFM मेरे लिए क्या है। एंड समहाउ टाटा की गाड़ियाँ VFM सबको पता है होती हैं। तो मैं अल्ट्रोज देखने चला गया, उस टाइम पर न्यू आई थी और अमृतसर में अवेलेबल थी। एंड अल्ट्रोज में ना मुझे एक कमी लगी छोटी सी, कि अल्ट्रोज का पिछला हेडरूम कम था। एंड जब आप एक बार टाटा ले लेते हो, जैसे मैंने इंडिका रखी, तो आपको स्पेस की आदत हो जाती है। जब मेरे को अल्ट्रोज में पिछला हेडरूम कम लगा तो मैंने वो गाड़ी ना इंस्टेंटली बिना और कुछ सोचे मैंने आइडिया अवॉइड कर दिया। मैं कहा अल्ट्रोज नहीं लेनी, इसमें जगह नहीं है। देन फ्री स्टाइल मेरे को ठीक लगती थी, लेकिन मेरे को लगा ये पुरानी गाड़ी है, थोड़ा सा कुछ नया सा खरीदते हैं अब। तो देन मेरा मन बना रेनॉ डस्टर का। अगर आप मेरे डस्टर के दोनों रिव्यूज़ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने डस्टर को बहुत अच्छा ही बोला हुआ है। डस्टर गाड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्स, ठीक है। अगर कभी एक्स्ट्रा पैसा हुआ मेरे पास बहुत ज़्यादा, मुझे सेकेंड हैंड कार कोई लेनी हुई तो मैं डस्टर कंसीडर करूँगा इस सेगमेंट में या इस फॉर्म फैक्टर के अंदर। बहुत अच्छी गाड़ी है डस्टर। तो डस्टर में को जब मन बना तो मेरे एक दोस्त ने मुझे भड़का दिया एंड ही सेड कि डस्टर का भी इंटीरियर तो पुराना ही है। आई वॉज लाइक ओके, हाँ बात तो ठीक है। तो कहता है इंडिका भी पुरानी रखेगा तू इंटीरियर वाली, और डस्टर भी तो नहीं लेगा, लेकिन उसका इंटीरियर देखो 6 महीने में पुराना लगना शुरू हो जाएगा। बात तो तुम्हारी बेटा ये भी सही है। तो डस्टर का आइडिया वहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया।
देन मैंने सोचा घर पे बिना कोई बात किए, मैं कहा एक बार काम करते हैं, सेल्टॉस देख कर आते हैं, नई गाड़ी है, क्या पता आजकल के फीचर कैसे कैसे आने लग गए हैं। चाहे मैं रिव्यू करता हूँ लेकिन स्टिल एक मन में अपनी जब गाड़ी लेनी होती तो एक्साइटमेंट तो होती है बंदे को। तो मैं सेल्टॉस देखने चला गया और मैंने सेल्टॉस का ना GT वेरिएंट चलाया। मुझे वो कार चला के बहुत मज़ा आया, उसका DCT बहुत ज़बरदस्त है। DCT हर कार का अच्छा ही होता है, लेकिन सेल्टॉस मैंने 2 रीज़न से अवॉइड कर दी। पहला रीज़न था सेल्टॉस में ना स्पेस कम लगा मुझे, हेडरूम। मेरे को लगा सेल्टॉस में ऊपर जगह नहीं है, वो बहुत ही पास में था, मेरी पकड़ी ऑलमोस्ट टच करती थी। एंड जैसा मैं आपको रीज़न पहले बता चुका हूँ कि भाई सरदार बंदा, उसके रिश्तेदार सरदार, तो मेरे को था कि यार ये नहीं भाई, ऐसे नहीं, मज़ा नहीं आता। ऐसी गाड़ी लेंगे जिसमें बंदा आराम से बैठ सके, निकल सके, फन तरीके से बैठे। अब मेरे को ना उस बंदे ने बोला जो मेरे साथ आए थे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कि यार आप इस सीट को नीचे करके गाड़ी चला लो तो आपको जगह मिल जाएगी। तो आई वाज लाइक भाई मेरे को तो मिल जाएगी, साथ वाले को कहाँ मिलेगी। और मैं किसी से जगह स्पेस, मैं आपको बता चुका हूँ, ईगो दिल पे आ जाती है बात, मैं जगह के बारे में किसी से नहीं सुन सकता भाई, इस गाड़ी में जगह कम है। तो मेरे को था सेल्टॉस नहीं लेनी मैंने, बस वहाँ पर ही मेरा सेल्टॉस का मन ना ख़राब हो गया। दूसरा जो मेजर पॉइंट था सेल्टॉस ना लेने का, मैं कंसिडर कर भी लेता बिकॉज इट वाज अ गुड साइज, जो मैनेजेबिलिटी है कार की वो हैरियर से बेटर है। लेकिन मैंने क्यों कंसिडर नहीं करी, मुझे वो कार अमृतसर में ऑन रोड पड़ रही थी 19.5 लाख रुपए की एट दैट टाइम, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी BS6। तो वो कार मुझे हैरियर के टॉप मॉडल से महंगी पड़ रही थी। अब यहाँ पर एक भारतीय दिमाग होता है जो काम करता है, पैसे ज़्यादा कार छोटी, भाई ऑडी थोड़ा ले रहे हैं कि ऐसा करेंगे, तो इसलिए मैंने सेल्टॉस का आइडिया ड्रॉप किया। इसके बाद आ जाती है हैरियर। तो हैरियर मुझे गाड़ी हमेशा से पसंद थी एंड मैंने सोचा अगर मैं 19 लाख के सेगमेंट में देख रहा हूँ गाड़ी, हालांकि मेरे को घर से कोई रजामंदी नहीं मिली थी कि हम इतनी महंगी कार ले लेंगे, लेकिन मेरे को लगा अगर इतनी ऊपर वाली देख ही रहे हैं तो एक बार पता कर लेते हैं भाई हैरियर के बारे में भी कि भाई कैसी गाड़ी है, कितनी अच्छी है। और गाड़ी को लॉन्च हुए 1 साल हो गया है, मैंने जनवरी में देखी थी जब लॉन्च हुई थी, तो क्या हैरियर ने सुधारा है। इसके अलावा एक बार शोरूम पर नज़र मार आते हैं भाई क्या हालात है टाटा वालों के आजकल। तो मैंने अमृतसर पता किया तो अमृतसर में हैरियर का कोई BS4 वेरिएंट अवेलेबल नहीं था और BS4 हर जगह से आउटो स्टॉक हो रहा था। तो मेरे को लेना तो BS4 ही था, मेरे को था कि भी पैसे बचाओ अपने, ठीक है। तो मैंने पता किया, मुझे खबर में आया कि भाई जलंधर में एक आधा पीस पड़ा हुआ है लेकिन वो अच्छे रेट पे नहीं दे रहे। इसके अलावा चंडीगढ़ में एक पीस पड़ा हुआ है, उनकी प्राइसिंग थी बहुत बकवास। लुधियाना में गाड़ी पड़ी थी लेकिन लुधियाना वाले कहते कि आप आओ हम फिर बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है एक बार लुधियाना हो आते हैं, गाड़ी देखने किसी शहर तो जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना लुधियाना ही सही। मैं लुधियाने चला गया एंड मैंने वहाँ जाकर गाड़ी देखी तो गाड़ी मेरे सामने ट्रक से उतर रही थी, कहता सर ये है नया मॉडल। तो मेरे को ना देखते ही गाड़ी को लगा कि यार चलो लेंगे नहीं लेंगे बात की बात है। मैंने फटाफट चैसी नंबर की फ़ोटो खींच ली, मैं कहा भाई साहब मुझे यही गाड़ी चाहिए, हम किसी और गाड़ी के ऊपर बात नहीं करेंगे, अब ये मेरे सामने उतरी है, मुझे गाड़ी जैसी है मंजूर है। मैंने कार देखी, मैंने हल्का सा उनसे प्राइसिंग वगैरह डिस्कस किया एंड मैंने ना अपने घर पे फ़ोन किया। मैंने कहा पापा देखो ये गाड़ी है अच्छी है, क्या करे। तो डैड कहते तू घर आ जा बेटा, कम हो। मैं घर चला गया शाम को अपने, और अगले दिन मैंने ना घर पे बात करी तो मेरे फादर वाज कन्विंस्ड समहाउ। वो भी कहते कि ठीक है चलो इतना टाइम हो गया है, और फादर मेरे ना अकॉर्डिंग टू मी एक ठीक ऑफिसर रैंक पे हैं, तो कहते चलो इतना टाइम हो गया है एक हम भी बढ़िया गाड़ी ले लेते हैं। तो मेरे फादर कन्विंस हो गए हैरियर के लिए अपने आप ही समहाउ, पता नहीं कैसे। तो आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि चलो ठीक है हम भी एक अच्छी गाड़ी ले लेते हैं बढ़िया सी। तो जब मैं दोबारा अगले दिन गया उनके पास, लुधियाना वालों के पास, तो मैंने वहाँ जाकर उनसे बात करी। मैं कहा भाई देखो कार इज़ नाइस, तुमको मैं कल बात करके कहा था मुझे यही चैसी चाहिए, मुझे बताओ, मैं पैसे लेकर आया हूँ, पेमेंट लेकर आया हूँ ऑन द स्पॉट, मुझे बताओ क्या लेस करोगे। तो उन्होंने थोड़ा सा लेस करने का बताया मुझे, फिर कहते लॉजिस्टिक चार्जेस ये वो लटरम पटरम चीज़ें जो लगा के देते हैं। मैंने उनसे उनका कोटेशन लिया, सी व्हाट आई एम डूइंग, मैंने कोटेशन लिया, जो चार्जेस मुझे लॉजिकल लगे, अभी एक्जैक्टली मुझे चार्जेस नहीं याद, लॉजिस्टिक के चार्जेस थे, उन्होंने कुछ एक्सेसरी लगाया, मैंने वो सब काटा, टैक्स वगैरह मैंने कंफर्म किया कौन से लगते हैं कौन से नहीं लगते हैं, मैंने वो चीज़ें 2-4 काटा वाटा उसको, और जो उनका प्राइसिंग आया मैंने उसको नीचे राउंड करके अपना एक प्राइस लिखा, टेबल पे रखा, और जेब से मैंने 50,000 रुपये निकाल कर टेबल पे रख दिए। मैं कहा ये मेरा प्राइस है, ये मैं पैसे दूंगा, ये 50,000 तुम्हारे सामने पड़े हैं, गाड़ी को बुक करो, मुझे यही रेट देना है। एंड अगर मैं अब अपना प्राइसिंग रिवील करूँ, मैं रिवील नहीं करना चाहता अपना प्राइसिंग, क्योंकि ना बाद में ख़राब होता है काम की कौन सी एजेंसी से आप क्या ले रहे हो, लेकिन आप ये लगा लो एस्टीमेट, मैंने कहा था मुझे सेल्टॉस 19.5 की पड़ रही थी अमृतसर में ऑन रोड BS6, हैरियर मुझे तकरीबन 2 लाख रुपए सस्ती पड़ी है सेल्टॉस से। मैं तकरीबन कह रहा हूँ, मैं अभी भी आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं बताने लगा। ये गाड़ी ना जनवरी 2020 का मेक है, दिस इज़ नॉट अ दिसंबर 2019 कार, राइट। तो जिन लोगों ने जनवरी में लिया और अगर उन्होंने मेरे से ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो जहाँ पर तो RTO के पैसे ज़्यादा दिए वो अलग बात है, अगर आपने कार का बेस प्राइस मेरे से ज़्यादा खर्चा है तो आपने सही वाला बार्गेन नहीं किया। फिर तो मैंने एक टेबल पे उनको प्राइसिंग लिख के दिया, मैंने कहा ये चीज़ है,
ऐसे ऐसे मुझे कार चाहिए। और 27 जनवरी को मेरे घर पे मतलब मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है, मैं 27 जनवरी को तुमसे कार लेने आऊँगा, अब से 2 या 3 दिन के बाद। तब तक मेरे को था मेरा लोन का प्रोसेसिंग हो जाएगा, फादर ने लोन पे कार लेनी थी। देखो अगर मेरा बजट 7-8 लाख का था तो भाई मैं 20 लाख की 18-19 लाख की कार एकदम से तो ले नहीं सकता, ठीक है। इतना मैं भी हाई क्लास नहीं हो रहा, अपन मिडिल क्लास लोग हैं। चश्मा मेरा जो रेबैन देख रहे हो ये 400 वाला चश्मा है, ठीक है। तो अपन मिडिल क्लास लोग हैं, मेरे को उस हिसाब से लेनी थी। मैंने लोन का प्रिपरेशन करवाया एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट माई कार। अब मैंने एक्सेसरीज तो उस टाइम ऑन द स्पॉट मना कर दी थी, लेकिन फिर वो बार्गेन ही क्या जहाँ आपको एक्सेसरी ना मिले, प्लस एडिशनल जो बेनिफिट हुए मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जब कार लेने गया ना जिस दिन, उस दिन उनको मैंने, जब मेरी सारी पेमेंट फाइनल होगी, सब कुछ हो गया, फिर मैंने उनको बात करी। मैं कहा भाई साहब बिना एक्सेसरी के कार शोरूम से बाहर नहीं जाएगी। तो वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, कुछ लगा देते आपको। एक ना बात करने का तरीका होता है, मैं ये नहीं कर रहा वहाँ जाके लड़ पड़ो उनसे, बट देखो मैं फ्रेंडली नेचर में बात करता हूँ आप लोगों से भी, सबको पता है, जो जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है। आई रिमेन काम, आई रिमेन फ्रेंडली सबके साथ। तो मैंने वहाँ जाके हंसी में जाके बात की, मैं कहा देखो कार बिना एक्सेसरी के शोरूम से बाहर तो निकलने से रही। तो कहते हैं ठीक है सर क्या चाहिए आपको। मैं कहा मुझे मैट लगा के तो बढ़िया वाले। पहले उन्होंने ना वो रद्दी से मैट लगा दी जो कपड़ा सा होता है जिस पे हैरियर लिखा होता है। मैं कहा ये मैं नहीं लूँगा, मुझे बढ़िया वाले मैट दो। फिर उन्होंने मेरे को ना सस्ते से, जो टाटा के आते हैं सस्ते से 3D मैट दिए, अभी कार में पड़े हुए हैं वो मैट। जिन्होंने इस कार का रिव्यू देखा है उन्होंने अगर रियर सीट देखी हो तो मैंने बताया था कि मैंने ना सारे मैट रखे हुए हैं जितने मेरी कार में हैं, क्योंकि मैंने इंडिका में कभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराया, तो हैरियर में मुझे जो जो मिलता है मैं ठूस लेता हूँ। तो कार के ओरिजिनल मैट अभी कार में ही पड़े हैं। एक तो मैंने अच्छे वाले मैट लिए, इन मैट की प्राइसिंग कंपनी की तरफ से ना तकरीबन कोई 3035 रुपये थी एट दैट टाइम। इस पर हैरियर लिखा हुआ है और ये 3D मैट है। दूसरी चीज़ मैंने उनसे क्या लगवाया, मैंने ना यूजुअली बड़ी कारों पे लोग ऐसी चीज़ें नहीं लगवाते, लेकिन मैंने मड फ्लैप्स लगवा लिए चारों टायर्स पे, जिससे ना मेरे को था कि मिट्टी एकदम से दरवाजे पर नहीं पड़ेगी अगर मैं कीचड़ वगैरह में जाऊँगा तो ये 2 चीज़ें मैंने उनसे फ्री में ली। इसके अलावा उनसे मैंने फ्री में ली गोल्ड AMC की बुक। अगर वो शोरूम का कोई बंदा ये वीडियो देखेगा तो मुझे गालियाँ तो बहुत देंगे कि अंदर की बातें बाहर बता रहा है, लेकिन देखो ये सब चीज़ें ना आपके ऊपर है, ऑन ये मौके के ऊपर है, राइट। यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। समटाइम्स एक तो कार पे पीछे से डिस्काउंट चल रहा होता है, क्योंकि ये BS4 थी, कंपनी को स्टॉक निकालना था, तो दैट वाज अ बिग रीज़न कि वो मुझे इतनी चीज़ों पे डिस्काउंट क्यों दे रहे थे। इसके अलावा थोड़ा बहुत प्यार का तरीका होता है कि आप बात कैसे करते हो, उस पर फ़र्क पड़ता है। एंड आप ये चीज़ देखो कि एजेंसी वाले आपको मैट्स वगैरह तो दे देते हैं, लेकिन जो सर्विस बुकलेट होती है ना वो सर्विस वालों से मिलती है। तो आप हिसाब लगा लो, जब मैंने कार लेनी थी तो मैं सर्विस वालों से दोस्ती कर चुका था उस टाइम पे ऊपर, राइट। तो वहाँ पर जो मैडम बैठती हैं शी इज़ वेरी नाइस एंड उनका बहुत अच्छा बिहेवियर है। एंड मैडम से बात करी, मैं कहा मैम ऐसे थोड़ी होता है, हर बंदा गिफ्ट दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने मुझे एक बुकलेट निकाल के दे दी, बोलती आप इस बुकलेट को ही लेके आना, हमेशा आपको हर सर्विस के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ मुझे मिली। इसके अलावा मुझे 2 चीज़ें और मिली। जब मुझे घर आना था तो टाटा का क्या रूल रेगुलेशन, देखो मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, बट मैंने सुना है कि टाटा वाले ना 5 लीटर आपको तेल भर के देते हैं न्यू कार के अंदर। लेकिन क्योंकि मुझे लुधियाना से अमृतसर आना था तो मैं वहाँ बोलना शुरू कर गया, मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे गाड़ी भर के दो, मैं कार ऐसे लेके जाऊँगा ही नहीं, राइट। तो अब 50 लीटर जहाँ 5 लीटर देते हैं, 50 लीटर तो वो भी देने से रहे। पर मैंने बहुत शोर मचाया, मैं कहा मुझे नहीं पता, कार तुम भरोगे मैं तब यहाँ से जाऊँगा, वरना मैं नहीं लेके जा रहा कार ये। तो फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में डीजल दिया एंड अगेन सीक्रेट्स रिवील करने वाली बात है, आधी टंकी से ऊपर मैंने उनसे ऑयल लिया था फ्रॉम ऑन वेरी फर्स्ट डे, जब मैं लुधियाना से वहाँ से कार लेके निकला था, ठीक है। आधी लीटर यानी 25 लीटर से ज़्यादा तेल मैं उनसे लेकर आया था फ्री में। इसके अलावा जब केक कटता है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने उनसे 2 केक लिए थे। पहला केक वो लेकर आए, मैं आपको फ़ोटो साथ में दिखाता हूँ। पहला केक वो लेकर आए एंड उसमें क्या हुआ कि ना केक जो था, मैंने ऐसे ही ना एकदम से बोल दिया कि अरे ये तो अंडे वाला केक है। और मेरे साथ एक भाई साहब गए हुए थे, पापा के फ्रेंड, वो हैं शुद्ध वैष्णो। मैंने कहा ये तो अंडे वाला केक है जो आप लेकर आए हो, ये तो भाई साहब हमारे एगलेस केक खाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है यार हम एगलेस केक मंगा देते हैं। तो देवर कंफ्यूज कि अब क्या करें, ये केक वापस लेके जाएं ऐसा वैसा। तो मैंने कहा आप एक काम करो, ये केक मुझे पैक कर दो क्योंकि मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है, और एगलेस केक लेकर आ जाओ। तो मैंने उनसे केक भी लास्ट मोमेंट पे 2 लिए। एक हमने वहाँ काटा छोटा एगलेस केक जो आप ब्राउन कलर का देख रहे हो, और एक ये जो बड़ा वाइट केक देख रहे हो आप फ्रूट्स वाला, ये केक मैं वहाँ से फ्री में घर लेकर आया हूँ। गाड़ी का बार्गेन तो देखो बहुत लोग कर लेते हैं, पर एक्स्ट्रा जो छोटी छोटी टचेज आपको मिलते हैं ना, जैसे गाड़ी में तेल भरवा लिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा, इसके अलावा केक फ्री में उठा लिया हमने वहाँ से, मैट वगैरह जो भी चलो लग गए। तो यहाँ वाली छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ऑन द स्पॉट काम आती हैं, राइट। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखो, जो न्यू कार बायर हैं, आप ना इंश्योरेंस का पता करो कि आपको जो साथ में इंश्योरेंस चिपकाया जा रहा है वो 1+4 है, 1+3 है, क्या है। क्योंकि जो प्लस के बाद का नंबर होता है ना 1+4 इंश्योरेंस, उसका मतलब होता है 1 ईयर पूरा पहला, +4 मीन्स थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। वो किसी काम का नहीं होता,
राइट। वो सिर्फ आपको चालान से बचाता है। अगर आपको अपनी कार का इंश्योरेंस, अगर आपको क्लेम कल को चाहिए, आप सेफ या सिक्योर रहना चाहते हो, तो आपको पूरा बड़ा वाला इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर वो इंश्योरेंस आपके किसी काम नहीं आने वाला, और फिर ना होगा कि आपको 2 अलग अलग इंश्योरेंस मैनेज करने पड़ेंगे। आपको थर्ड पार्टी टाटा से हो रखा है, आपको फर्स्ट पार्टी कहीं बाहर से कराना पड़ेगा, या टाटा से कराओगे, जिससे भी कराओगे, पर वो मिसमैनेज हो जाता है। तो मैं रेकमेंड क्या करता हूँ कि आप सिर्फ 1 साल का इंश्योरेंस लो, वो प्लस वाली भसूड़ी से बाहर निकलो, और जो बाद में हर साल इंश्योरेंस अलग से लेते रहो। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। दैट इज़ वाई आई बॉट हैरियर। आपको मैं दोनों रीज़न बता चुका हूँ। कंपटीशन के मुकाबले हाईवे स्टेबिलिटी अच्छी लगती है मुझे, इसकी लुक्स मुझे इसकी पसंद है। डिस्काउंट मुझे इसके ऊपर मिला। शोरूम नहीं था अमृतसर में, MG का और किया का एक ही शोरूम था, तो मैं किसी रिस्क के मूड में नहीं था कि कल को मुझे सर्विस मिलती है या नहीं मिलती तो मैं कहाँ जाऊँगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैंने हैरियर चुनी। इसके अलावा BS4 क्यों चुनी? पैसा, सीधी सी बात, डिस्काउंट मिलता है, एंड मेरे को 30 PS का कोई शौक नहीं है। एंड जब कल को कभी मेरा मन करेगा कि मेरे को पावर कम लगती है, तो भाई साहब ECU रीमैप मार्केट में बहुत तरह के मिलते हैं, 25-30 हज़ार रुपये लगता है, आपकी कार पावर के मामले में नई वाली सेगमेंट में आ जाएगी, तो मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई थिंक जिन लोगों ने भी BS4 हैरियर ली है, मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा तो जस्टिफिकेशन हो गया होगा कि भाई BS4 हैरियर लेना किसी के लिए कोई गलती का सौदा नहीं रहा, अगर उन्होंने रेट अच्छा लिया है तो। दूसरी बात है, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ली थी 1 साल पहले BS4 और बाद में 6 आ गई, तो यार ये देखो, आपने 1 साल पहले से गाड़ी का मज़ा भी लिया है, तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग कि आपकी गाड़ी 1 साल में पुरानी होगी। मेरे को लगता है हैरियर अभी भी एक दमदार प्रोडक्ट है, राइट। और ये मेरे पास है, मैं इसलिए नहीं कह रहा। देखो, मैं अभी भी अपनी इंडिका को यूज़फुल समझता हूँ। क्यों? आज की डेट में उसका कोई खर्चा नहीं है, मतलब सिर्फ पेट्रोल का है और सर्विस का है, यानी एक तरह से वो गाड़ी मेरी फ्री हो चुकी है। तो आफ्टर सम टाइम ना हर गाड़ी एक ऐसे स्टेट पे आ जाती है जहाँ पर वो आपको खर्चा कम करा रही होती है और आपको आउटपुट ज़्यादा दे रही होती है, खासकर अगर आपके लोन वगैरह खत्म हो चुके हैं तो ऐसे केस के अंदर जिनके पास जो गाड़ी यार एंजॉय करो। एंड येस, अगेन ये वीडियो किसी की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं था कि भाई तेरी हेक्टर है तो वो ऐसे ऐसे चलती है, क्रेटा है तो वो छोटी कार है। हर कार अपने रेट को जस्टिफाई करती है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्सेप्ट पोलो मे बी। तो हर कार अपने रेट को जस्टिफाई करती है। अगर आपने कोई भी गाड़ी ली है, बहुत सोच समझ के अगर आपने ली है, तो मुझे पता है कि आप उस गाड़ी से खुश रहोगे। तो यहाँ पर हमको ये कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी कार किसके लिए बेटर है, राइट। क्योंकि डायरेक्ट कंपटीशन कभी भी नहीं होता। किसी गाड़ी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है। मेरे को हैरियर में जो अच्छा लगता था उसके दम पर मैंने ये गाड़ी खरीदी है। अगर आपके पास हेक्टर है तो डेफिनेटली आप फीचर्स से प्यार करते हो। अगर आपके पास सेल्टॉस या क्रेटा है तो मे बी आपको वो लाइट स्टीयरिंग पसंद है, या दूसरी चीज़ है शायद आपको छोटी मैनेजेबल गाड़ी चाहिए थी। एक ये भी फैक्टर होता है कुछ लोगों के लिए जिनके पास गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, जैसे इनोवा की मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने उसको रूल आउट कर दिया। हेक्सा भी बहुत बड़ी गाड़ी थी तो वो रूल आउट कर दी। उसी तरह से हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका हैरियर का बजट होगा, पर क्योंकि घर में जगह कम थी तो शायद उन्होंने क्रेटा या सेल्टॉस ली है। आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, आपने जो भी गाड़ी रखी है उससे बस प्यार करें। एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, एंड आई होप आपको ये कल को डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। सो मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग। बाय बाय।